हेलो एवरीवन। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन क्या होते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ा था। फिर उनकी लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी कि कब वो डिफरेंशिएबल होते हैं। डिफरेंशिएबल के अंडर ही मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला है कि ये तो आप रीड आउट कर लेना यहाँ से कि जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, सपोज करो 2 पे नहीं करता, 2 इज सेड टू बी इट्स सिंगुलर पॉइंट। ये तो एज अ डेफिनेशन आप याद रखोगे। जो दो मेजर प्रॉपर्टीज़ आपको अभी यूज़ भी करनी है और याद भी रखनी है वो ये है कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, क्योंकि कंटिन्यूटी उसका एक कंडीशन होता है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता ही है। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। बट एक कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल हो ये ज़रूरी नहीं है। ये दो प्रॉपर्टीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ, अभी हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यू कैन रिकॉल देम देन। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन के अंडर ही एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, एंटायर फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं उसके लिए हमारे पास दो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं वो पढ़ेंगे, उन इक्वेशंस को पोलर फॉर्म में पढ़ेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल करेंगे। फाइन, सो नाउ वी स्टार्ट विथ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं कि z इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अभी हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोल रहे हैं। z इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, ये किससे बना है? x और y से। x इज रियल वेरिएबल, ठीक है, एंड y इज ऑल्सो रियल वेरिएबल। ठीक है, बट इन दोनों रियल वेरिएबल को जब हमने इस फॉर्म में जोड़ा x प्लस आयोटा y, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये पूरा मिला के बना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अनदर थिंग इज, इसको हम ये भी बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, बट हैं दोनों ही रियल। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि इफ z is complex variable then w equals to function of z is said to be complex variable function। इसका मतलब क्या हुआ कि z एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और w क्या है? फंक्शन ऑफ z, तो w हुआ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं फटाफट कि हमने एक एग्जाम्पल लिया। सपोज f ऑफ z कितना है? z स्क्वायर। ठीक है, तो z कितना होता है बाय डिफ़ॉल्ट? हमेशा x प्लस आयोटा y, इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? ये w है, तो हम लिख सकते हैं w इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, x इंटू आई वाई, तो 2ab आ गया। x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई बाहर ले लो 2xy। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, इट कैन बी एनी फंक्शन। तो अब क्या हुआ, ये हमारा, हम इसको लिख सकते हैं u ऑफ एक्स वाई प्लस आई इंटू वी ऑफ एक्स वाई। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ इसलिए रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि अब आप फटाफट इसके ऊपर लगी हुई कंडीशंस पढ़ पाओ। तो दिस इज़ योर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। वो भी दो चीज़ों से बना है। किससे? ये भी रियल फंक्शन है और ये भी रियल फंक्शन है एक्स वाई का। फाइन, ये सिर्फ सिंपल रिवीजन की है। अब हम पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन। उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी साथ में, मैंने पहले से इसलिए लिख दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है?
फटाफट आप इधर देख लोगे कि अगर कोई एफ ऑफ जेड, यहाँ पे एफ ऑफ जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, उसको हम एनालिटिक बोलेंगे कब, एट अ पॉइंट जेड नॉट, इफ इट इज सिंगल वैल्यूड एंड डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट जेड नॉट बट एट एवरी पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। ठीक है, पहले तो हम इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ, सिंगल वैल्यूड और डिफरेंशिएबल। ठीक है, सिंगल वैल्यूड किसे कहते हैं, पहले भी हमने ये टर्म यूज़ किया है, होपफुली आपको पता होगी, फिर भी मैं इधर बता देती हूँ। सिंगल वैल्यूड का मतलब हुआ ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सिंपल यहाँ पे। सिंगल वैल्यूड का मतलब हुआ, सपोज करो मेरे पास दो फंक्शन है, एफ वन ऑफ जेड जिसकी वैल्यू है जेड स्क्वायर, एंड सपोज एक और फंक्शन है एफ टू ऑफ जेड जिसकी वैल्यू है रूट जेड। ठीक है, इफ़ आई पुट जेड इक्वल्स टू 4 दोनों में, तो क्या आ जाएगा, एफ वन ऑफ जेड विल बी 4 का स्क्वायर 16 एंड एफ टू ऑफ जेड विल बी 4 का अंडर रूट प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे z की कितनी वैल्यूज़ आ रही है, इसे हम बोलते हैं सिंगल, एक वैल्यू, चाहे बड़ी है चाहे छोटी है, इसको हम बोलते हैं सिंगल वैल्यूड। ठीक है, और यहाँ पे z की कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 2, इसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड। ठीक, इसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड। फाइन, अब आप ये देखो, सेकेंड पार्ट है डिफरेंशिएबिलिटी। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको लिख के बता रही हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है, लिमिट डेल जेड या कर्ली डेल टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस कर्ली जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड कर्ली जेड। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है, किस पे, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएबल। अब हम चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी को जेड नॉट पे। ठीक है, अगर जेड नॉट पे एग्जिस्ट करती है तो हम बोलते हैं डिफरेंशिएबल तो है ही है, सिंगल वैल्यूड भी है। सिंगल वैल्यू ऐसे चेक कर लेंगे, डिफरेंशिएबल चेक कर लेंगे, बट एनालिटिक कब कहलाएगी, जब सिर्फ जेड नॉट पे नहीं, उसके नेबरहुड पे जितने पॉइंट्स होंगे सब पे वो डिफरेंशिएबल होगा। देखो लिखा हुआ है, नॉट ओनली एट जेड नॉट बट एट एवरी पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। ठीक है, इफ दिस इज पॉइंट जेड नॉट, तो उसके नेबरहुड में जितने पॉइंट्स हैं उन पे वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फाइन, ये हो गया एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन। बट आगे बढ़ने से पहले देखो, अब क्या है कि आपको सपोज करो एफ ऑफ जेड है और आपको चेक करना है कि वो एनालिटिक है कि नहीं। ठीक है, सिंगल वैल्यूड तो आप इजीली चेक कर लोगे, डिफरेंशिएबिलिटी एट वन पॉइंट भी इजीली चेक कर लोगे, बट ये क्या कहता है, एनालिटिक कब कहलाएगा, जब उसके नेबरहुड में जितने पॉइंट्स हैं सब पे एनालिटिक। देखो सपोज दिस इज जेड नॉट, तो यहाँ जितने भी इसके नेबरहुड में पॉइंट हैं विच अप्रोचेज जेड नॉट, ठीक है, उन सब पे ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू प्रैक्टिकली कि आप हर पॉइंट पे जेड नॉट के हर नेबरहुड पे आप चेक कर सकें कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। सिंगल वैल्यूड आपने चेक कर लिया एक बार, पर डिफरेंशिएबिलिटी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, डोमेन में देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो वी हैव सॉल्यूशन फॉर इट। हमारे पास कुछ सेट ऑफ कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो भी हम कह सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, कौन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, बिफोर स्टडिंग दोज कंडीशंस वी हैव वन मोर डेफिनेशन, दैट इज एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन किसे कहते हैं, डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। फंक्शन एफ ऑफ जेड, जब भी हम एफ ऑफ जेड कह रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन u प्लस आई वी। ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन विच इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड एन एंटायर फंक्शन। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एनालिटिक फंक्शन किसे कहते हैं, जो सिंगल वैल्यूड हो और किसी भी एक पॉइंट के नेबरहुड पे सारे पॉइंट्स जितने लाइक करते हैं। सपोज जेड नॉट वो पॉइंट है, तो उसके नेबरहुड पे जितने पॉइंट लाइक करते हैं सब पे वो एनालिटिक डिफरेंशिएबल हो तो वो एनालिटिक कहलाता है। ठीक, अब एंटायर फंक्शन कहता है कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो हर पॉइंट पे एनालिटिक हैं।
ठीक है, यानी हमें ये नहीं चेक करना पड़ेगा कि वो इस पॉइंट पे एनालिटिक है कि नहीं, उस पॉइंट पे एनालिटिक है कि नहीं, वो सब पे है। अगर वो एनालिटिक है तो सब पे है। कौन से वो फंक्शन है वो मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, उसका एडवांटेज ये है कि सपोज अगर एफ ऑफ जेड उस फॉर्म का फंक्शन है तो आप स्ट्रेट अवे देख के बोल सकते हो वो एनालिटिक फंक्शन है। जैसे सबसे पहले मैंने कुछ एक फंक्शन लिख रखे हैं। सिंस द डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ये एक पॉलिनोमियल है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। तो इनके सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, है ना। ज़ीरो हो सकते हैं बट नॉट डिफाइंड नहीं हो सकते। तो सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हमेशा डिराइवेबल रहते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि और सिंगल वैल्यूड भी हैं। तो पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री इज़ एंटायर फंक्शन। तो अगर इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी पॉलिनोमियल आया तो आप सीधा बोल देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर एफ ऑफ जेड सिर्फ पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, यानी सपोज करो उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 है, ठीक। तो बट इसका कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं लिखा मैंने। तो अगर एफ ऑफ, यानी ऐसा भी हो सकता है ना बहुत बार कि इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर कोई एफ ऑफ जेड है जिसका सिर्फ पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं कि वो एनालिटिक है कि नहीं, क्योंकि वो पॉलिनोमियल है तो वो एनालिटिक होगा। ठीक है, बट अगर वो दो फॉर्म में है, सपोज करो इधर आई एक्स भी है, तो ये इसका u हो गया, ये इसका v हो गया। तो u अलग से एनालिटिक है यानी डिफरेंशिएबल है, v भी डिफरेंशिएबल है, बट एफ ऑफ जेड को चेक करना पड़ेगा। और चेक करने के लिए वी हैव सर्टेन कंडीशंस। मैं सिर्फ यही समझाना चाह रही थी कि अगर पॉलिनोमियल है तो स्ट्रेट अवे डोंट जंप टू द कंक्लूजन कि एनालिटिक है। हाँ, अगर सिर्फ पॉलिनोमियल होगा तो एनालिटिक है एफ ऑफ जेड, बट दो पॉलिनोमियल है तो ये इंडिविजुअली एनालिटिक है, यानी डिफरेंशिएबल भी है एट एवरी पॉइंट, ये भी है, बट पूरे को चेक करना पड़ेगा। और पूरे को चेक करने के लिए वी हैव सर्टेन कंडीशन। तो अब पहले हम देख लेते हैं और कौन कौन से एनालिटिक एंटायर फंक्शन है, ताकि हम देखते ही पहचान जाए। सिमिलरली रेशनल फंक्शंस, वो रेशनल फंक्शन, रेशनल किसे बोलते हैं, मैं रेशनल भी बता देती हूँ। रेशनल किसे बोलते हैं, सपोज करो वी हैव अ फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, रेशनल है। ठीक है, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, रेशनल है, बट क्या है साथ में, रेशनल फंक्शन विद नॉन ज़ीरो डिनोमिनेटर। वो रेशनल फंक्शन जिनके डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, ठीक है, उन्हें हम एंटायर में काउंट कर सकते हैं, यानी वो भी एनालिटिक होते हैं। ठीक है, इसी तरह साइन और कोसाइन और देयर हाइपरबोलिक काउंटर पार्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, हाइपरबोलिक काउंटर पार्ट्स कौन से हुए, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड कॉस हाइपरबोलिक। तो साइन कोसाइन और उनके हाइपरबोलिक वो भी एंटायर फंक्शन में आते हैं। यानी अगर आपका कोई फंक्शन सिर्फ साइन और कोसाइन की टर्म्स में है तो आप बोल सकते हो कि वो एनालिटिक है। बट अगेन द थिंग इज, अगर उसके साथ इमेजिनरी पार्ट अलग से जुड़ा होगा तो इंडिविजुअली u और v हो सकता है एनालिटिक हो, बट पूरे एफ ऑफ जेड के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डिवाइवेबल होते हैं हर पॉइंट पे, तो वो भी एंटायर में आते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कौन कौन से हमने पढ़े, पॉलिनोमियल, रेशनल फंक्शन, साइन कोसाइन, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनको हम देखते ही बोल सकते हैं कि वो डिराइवेबल है। अब मैं ये बताऊंगी ये कहाँ यूज़ होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पूरे का पूरा फंक्शन सिंपल रियल ना हो ना, उसका रियल पार्ट अलग से एनालिटिक हो सकता है, इमेजिनरी अलग से हो सकता है, बट हमें तो टोटल को प्रूव करना है एफ ऑफ जेड को। उसके लिए वी हैव अ कंडीशन, क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड, एनी एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। क्या है ये, कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ ऑफ जेड, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बिगनिंग में भी बताया था और प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। तो इसके एनालिटिक होने की वी हैव कंडीशंस। कौन सी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कहती है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y are continuous
फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इन द रीजन आर। ठीक है, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर दोनों समझाती हूँ आपको। दूसरी कंडीशन कहती है कि डेल यू बाय डेल एक्स, यहाँ पे डेल का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू। पार्शियल डेरिवेटिव आप सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर भी जब मैं सॉल्व करूँगी एक बार बता दूँगी। डेल यू बाय डेल वाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। इन दोनों को अकेले नहीं, दोनों को मिला के हम बोलते हैं कॉची रीमान MANN इक्वेशंस, और in short we call them as CR equations। तो ये थ्योरम कहती है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों, मतलब नेसेसरी भी है और सफिशिएंट कंडीशन किस बात की, कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक होगा, इसकी कंडीशंस हैं दो। ठीक है, दोनों में और नहीं है, दोनों का साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन कहती है कि ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, दे आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इन द रीजन आर। अब जो एंटायर का कंसेप्ट है वो यहाँ यूज़ होगा। अगर वो एंटायर है इंडिविजुअली यू वी, तो ऑब्वियसली वो डिराइवेबल वाला पार्ट वहाँ से कवर अप हो जाता है। सपोज करो आप एग्जांपल लो कि u भी पॉलिनोमियल है और v भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये जैसे हमने लिया था, ये u था, ये पॉलिनोमियल है, ये v है, x टू द पावर 1 ये भी पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब ये डिराइवेबल भी है, तो ये कंटिन्यूस भी है, तो इसके सारे डेरिवेटिव क्या हैं, कंटिन्यूस आ जाएंगे। और हमें ये प्रूव करके नहीं दिखाना पड़ेगा, सिर्फ u और v के लिए, तो पहला पार्ट कवर अप हो जाएगा। दूसरी हम इक्वेशन पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प से प्रूव करेंगे। अगर ये दोनों भी इक्वल आ जाते हैं, ये कंटिन्यूस आ जाते हैं, ये इक्वल आ जाते हैं, तो वी कैन से डैट द कंप्लीट, ये u और v से बनी है कंडीशंस, बट कंप्लीट f ऑफ z क्या है, u प्लस आई वी, तो वी कैन से डैट f ऑफ z इज एनालिटिक। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू कि अगर f ऑफ z एनालिटिक है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग बेटा बुक में भी आपको लिखी हुई हो सकता है ना मिले, कि ये जो कंडीशन है सी आर इक्वेशन, ज़रूरी नहीं है कि जो भी फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, u प्लस आई वी आपका f ऑफ z है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो आपका एनालिटिक फंक्शन ही होगा। मोस्टली होता है बट हमेशा इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ये ट्रू है, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन जो होगा वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, कंटिन्यूस भी होंगे ये डेरिवेटिव्स और ये भी सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा। बट सपोज करो सिर्फ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उसके बेसिस पे यू कैन नॉट से कि वो एफ ऑफ जेड आपका एनालिटिक है, इसका सेटिस्फाई होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अलोन दिस कैन नॉट मेक यू प्रूव डैट गिवन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। फाइन, अब हम वी प्रोसीड फर्दर, हम एक बार पोलर फॉर्म भी पढ़ लेते हैं इन्हीं सी आर इक्वेशंस का। बट सी आर इक्वेशन का पोलर फॉर्म पढ़ने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इसका भी पोलर फॉर्म पढ़ लेना ज़रूरी है, ताकि आप इजीली समझ पाओ हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सपोज़ करो मैंने आपको बताया था कि इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल x प्लस आयोटा y, तो हम उसको रियल एक्सिस पे शो कर सकते हैं, बिकॉज x और y ये दोनों आपके रियल वेरिएबल है। ठीक, तो हम इसको रियल एक्सिस पे शो कर सकते हैं। सपोज़ ये करो, ये आपका पॉइंट है z x, y। ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स दैट दिस वर्टिकल डिस्टेंस, ये दूरी कितनी है, ये y है, एंड दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज x। ठीक, ये पॉइंट x, 0 है,
इसी तरह ये पॉइंट आ जाएगा 0, y, ये x, 0, बट ये वर्टिकल डिस्टेंस y हुआ और ये है। अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं, ठीक, तो ये एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल हमने ले लिया थीटा। तो वी हैव इसको नाम दे दो सपोज R, O, A पॉइंट दिया इसे B, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो फटाफट से हम पाइथागोरस थ्योरम का एक रिव्यू लेते हैं। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। OB स्क्वायर हमने लिया R स्क्वायर, OA कितना हो गया ये X स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो R इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये और क्या बोलते हैं इसे? मॉडुलस ऑफ जेड भी बोलते हैं, है ना। मॉड जेड क्या होगा? इसका कॉम्प्लेक्स नंबर वेरिएबल का क्या होगा आर्ग्यूमेंट? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट, तो वही हमने लिखा, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, ये थीटा है, ये क्या हुआ? ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो देयर इज़ अ फॉर्मूला, पंडित बद्री, ये मैं आपको वैसे ही बोल के बता रही हूँ, प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज P/H इक्वल्स टू साइन थीटा, यही होता है। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? ओ, ये रहा परपेंडिकुलर, तो y/, हाइपोटेन्यूज R इक्वल्स टू साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू R साइन थीटा, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली B/H, B इज बेस, X/H इज R, हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा, तो क्या आ जाएगा? X इक्वल्स टू R cos थीटा। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी हम यही वैल्यूज़ लेते हैं जब भी पोलर में, बट आई जस्ट वांटेड टू प्रूव कि कैसे। ये इसलिए नहीं लेना कि हमेशा रटा है कि x को R cos थीटा लेना है, y को R sin थीटा, ये आया है यहाँ पे, वी डिराइव्ड इट, ठीक है। तो अगर मैं z में x की जगह R cos थीटा प्लस y की जगह R sin थीटा डालूँ, एंड इफ़ आई टेक R कॉमन, तो क्या आ जाएगा? cos थीटा प्लस I sin थीटा, इसको हम यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, एंड दिस बिकम्स R एज इट इज़ e⁻⁴ I थीटा। दिस इज़ अ फॉर्मूला, दिस इक्वल्स टू दिस। और थीटा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, देखो इधर, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो y/x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? R sin थीटा अपॉन R cos थीटा, ठीक है। R से R कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई y/x, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ये हमने निकाल ली है, कभी ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी आप पढ़ते आए हो, पोलर में यही वैल्यू आती है। क्या निकाला कि z इक्वल्स टू R e⁻I थीटा, ये इसकी वैल्यू हो गई z की, ठीक है। अब हम CR इक्वेशन निकालेंगे इन पोलर फॉर्म। तो अभी सबसे पहले इन पोलर फॉर्म z इक्वल्स टू R e⁻I थीटा, ठीक। हमें पता है कि W इज़ नथिंग बट f ऑफ z, और ये हमने अभी तक पढ़ा है u प्लस IV हम लिख सकते हैं, वे u एंड v आर रियल फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पहले हम इधर वैल्यू डाल देते हैं z की इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा पोलर फॉर्म में, और इसको एज इट इज़ लिख रहने देते हैं। इसको नाम दे देते हैं 1। नाउ हम क्या करेंगे, इस 1 को पार्शियली
डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। मैंने आपको बोला था मैं एक छोटा सा रिव्यू दूंगी पार्शियल का, वो मैं भी बोलते बोलते दे दूंगी। पार्शियल मीन्स जब आप विद रिस्पेक्ट टू आर, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दो वेरिएबल हैं आर और थीटा। व्हेन आई से पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, इसका मतलब थीटा विल बी कांस्टेंट, थीटा विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। एफ का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं हम? एफ डैश लिखते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखते हो? एफ डैश एक्स, है ना, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सिमिलरली इसको लिखेंगे एफ डैश आर ई टू पावर आई थीटा इनटू इसका डेरिवेटिव। दिस इज हाउ वी डिफ्रेंशिएट, इनटू इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, पार्शियल डेरिवेटिव। तो ई टू पावर आई थीटा तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और आर का डेरिवेटिव 1। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, और इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है आई एज इट इज, वी को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको अभी हम ऐसे ही मार्क कर देंगे। अब पहले हमने आर से कर दिया, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वन को ही विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे वन को ही विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो फिर से वही एफ का डेरिवेटिव एफ डैश आ जाएगा आर ई टू पावर आई थीटा, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा दिस टाइम। तो आर कांस्टेंट हो गया, जब हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो आर कांस्टेंट हो गया, आर एज इट इज आ जाएगा। ई टू पावर आई थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? ई टू पावर एक्स का क्या होता है? ई टू पावर एक्स। तो ई टू पावर आई थीटा का क्या होगा? ई टू पावर आई थीटा इनटू इसका डेरिवेटिव यानी आई। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, ये बस लास्ट लाइन है। ठीक है, सेकेंड लास्ट लाइन है इसकी। अब राइट हैंड साइड को करेंगे, यू को विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया, डेल यू बाई डेल थीटा आ जाएगा, पार्शली आई इंटू वी को किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डेल वी, इसको नाम दे दो 3। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, मैं हल्का सा हाईलाइट करती हूँ, दिस इंटू दिस, इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो हमारे पास ये है दिस इंटू दिस। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में दिस इंटू दिस की वैल्यू ये पूरा लिख सकती हूँ। ऑन कंपेयरिंग 2 and 3 आई कैन राइट। ठीक है, तो बस अब लास्ट की 2 लाइन्स है डेरिवेशन की, तो मैं क्या कर सकती हूँ, दिस इंटू दिस की वैल्यू क्या थी? डेल यू बाई डेल आर प्लस आई डेल वी बाई डेल आर। ये वैल्यू मैं यहाँ डाल दूँगी, डेल यू बाई डेल आर प्लस आई डेल वी बाई डेल आर। क्या बच गया? ये बच गया और ये बच गया, तो आर इंटू आई बच गया, इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आई डेल वी बाई डेल थीटा। बस बस हो गया डेरिवेशन। अब आपका इजीली क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई आर इंटू आई डेल यू बाई डेल आर, है ना, मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं। इधर देखो क्या आएगा, आर एज इट इज, आई इंटू आई क्या होता है? आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो मैंने यहाँ डाल दी वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दी। ठीक है, इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आई डेल वी बाई डेल थीटा। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेते हैं रियल पार्ट से रियल पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इसमें आए है, इसमें आए है, तो क्या आ जाएगा? इमेजिनरी पार्ट में किसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट? आई हटाने के बाद जो बच जाए, तो क्या बचा? आर डेल यू बाई डेल आर इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल थीटा। इसको हम लिख सकते हैं दोबारा से, इधर लिख रही हूँ मैं, डेल यू बाई डेल आर कैन बी रिटन एज 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा। फाइन, ये पहली CR इक्वेशन है फॉर पोलर फॉर्म। ठीक है,
ऑन कंपेयरिंग, किसे कंपेयर किया था? इमेजिनरी पार्ट। अब हम रियल पार्ट को कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? डेल वी बाय डेल आर और बाहर माइनस आर इक्वल्स टू रियल डेल यू बाय डेल थीटा। इधर भी इसको इधर ले जाओ तो ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी डेल वी बाय डेल, ये क्या किया हमने? ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट। इसमें हमने इमेजिनरी को कंपेयर किया था, इसमें हमने रियल को किया था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? डेल वी बाय डेल आर इक्वल्स टू -1/r डेल यू बाय डेल थीटा। तो ये हमारी न्यू सेट ऑफ सी आर इक्वेशंस है फॉर पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम फटाफट से एक एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड आउट वेदर एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इज एनालिटिक और नॉट। हमें देखना है कि ये एनालिटिक है कि नहीं एफ ऑफ जेड। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले एफ ऑफ जेड लिख लेते हैं। कितना है? जेड स्क्वायर। मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया ताकि आपको पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि एक्चुअली अगर क्वेश्चन आए तो आपको करना कैसे है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा जेड की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहती है हमेशा? जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ डाल दी। स्क्वायर करेंगे पूरे का, ए स्क्वायर। जब आपने बी स्क्वायर किया आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दी। तो ये आपका हो जाएगा v, ये हो जाएगा u। तो u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू 2xy। ठीक है, अब हम सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, बट हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और था कि डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, डेल वी बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, ऑल फोर शुड बी कंटिन्यूस। अब आप देखो, अब ये एंटायर फंक्शन का रूल आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल एंटायर होता है। ये पॉलिनोमियल है, इंडिविजुअली देखो। अभी हम एफ ऑफ जेड की बात नहीं कर रहे, ये एंटायर है। तो ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो कंटिन्यूस भी होंगे। तो इसके सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, इसके भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस है। तो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, बट इनका एनालिटिक होना ये प्रूव कभी नहीं करता कि एफ ऑफ जेड भी होगा। एफ ऑफ जेड के लिए हमें आगे प्रोसीड करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ मैं आपको बार बार क्लियर कर रही हूँ कि इससे हमें ये पता चला कि u कंटिन्यूस है, v कंटिन्यूस, u डिफरेंशिएबल है, v डिफरेंशिएबल है, और ये लोग एंटायर फंक्शन है, यानी ये लोग एनालिटिक हैं, यानी कंटिन्यूस भी होंगे। बट हमें किसके लिए प्रूव करना है? z के लिए। तो उसके लिए हमें सी आर इक्वेशन, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सी आर इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चाहिए हमें? वो जो जो चाहिए वो सब लिख लेते हैं। डेल यू बाय डेल एक्स चाहिए, निकाल लो। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y के डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2x। ठीक है, डेल यू बाय डेल वाई चाहिए, लिख लो। x का डेरिवेटिव 0 तो -2y। डेल वी बाय डेल एक्स चाहिए, कितना आएगा? x का डेरिवेटिव 1, 2y कांस्टेंट 2y। डेल वी बाय डेल y कितना आएगा? y का डेरिवेटिव 1, 2x। ठीक है, अब सी आर इक्वेशन क्या कह रही थी कि डेल यू बाय डेल एक्स शुड बी इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई। चेक करते हैं, ये रहा डेल यू बाय डेल एक्स, ये रहा डेल वी बाय डेल वाई, दे आर इक्वल। तो सेटिस्फाइड फर्स्ट वन। ठीक है, इसी तरह दूसरी इक्वेशन क्या थी? डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। देखें, डेल यू बाय डेल वाई -2y इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल एक्स का नेगेटिव साइन। तो ये भी सेटिस्फाई हो गई। तो बोथ द सी आर इक्वेशंस हैव बीन सेटिस्फाइड।
यानी कॉची-रीमान इक्वेशंस are satisfied. Therefore, f of z is an analytic function. ठीक है. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट से, छोटा सा, कि एफ ऑफ जेड ले लेते हैं, ई टू पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई. ठीक है, ये आपका एफ ऑफ जेड गिवन है. आपको चेक करना है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा पूरा, आपको चेक करना है कि एनालिटिक है कि नहीं है. ठीक है, तो पहले तो एफ ऑफ जेड में यू और वी अलग कर लो. क्या आ जाएगा, ई टू पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस ई टू पावर माइनस आई के साथ एक्स साइन वाई. तो देयरफॉर यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, यू कितना हो गया, ई टू पावर माइनस एक्स कॉस वाई, और वी कितना हो गया, ई टू पावर माइनस एक्स साइन वाई. ठीक है, फिर से वापस इस पे आ जाओ. एफ ऑफ जेड हमें नहीं पता एनालिटिक है कि नहीं, वो तो हम पता लगाएंगे, बट यू और वी किसकी टर्म्स में, एक्सपोनेंशियल और कोसाइन साइन की टर्म्स में. हमने पढ़ा है कि एंटायर है, तो ये कंटिन्यूस भी होंगे इनके डेरिवेटिव्स. तो फर्स्ट पार्ट हैज़ बीन सॉल्व्ड कि सिंस ये दोनों एंटायर फंक्शन से बने हैं, तो ये इनके डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूस होंगे. तो फर्स्ट पार्ट हो गया. अब हमें क्या निकालना है, डेल यू बाई डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो कॉस वाई कॉन्स्टेंट हो गया, ई टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस. ठीक है, ई टू पावर माइनस एक्स का माइनस ई टू पावर माइनस एक्स, साथ में माइनस आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन का. डेल यू बाई डेल वाई, इस बार ई टू पावर माइनस एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई. ठीक है, डेल वी बाई डेल एक्स, फिर से वही साइन वाई कांस्टेंट, ई टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, ई टू पावर माइनस एक्स पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं सारे हम, डेल मीन्स पार्शियल. ठीक है, इसको हम डेल बोलते हैं, इंटू माइनस वन, और डेल वी बाई डेल वाई, ई टू पावर माइनस एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, साइन वाई का कॉस वाई. ठीक है, देखें पहली कंडीशन क्या थी, डेल यू बाई डेल एक्स शुड बी इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई. ठीक है, देखें डेल यू बाई डेल एक्स कितना है, माइनस ई टू पावर माइनस एक्स कॉस वाई, डेल वी बाई डेल वाई कितना है, ई टू पावर माइनस एक्स कॉस वाई. तो दे आर नॉट इक्वल. इधर हमने चेक इफ लिख दिया क्योंकि हमें नहीं पता था कि इक्वल है कि नहीं, बट जब हमने डाला तो दे आर नॉट, सॉरी कॉस वाई, तो दे आर नॉट इक्वल. ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, दूसरी भी करके देखना चाहो आप कर सकते हो. दिस विल बी होमवर्क फॉर यू, आप करके देखो. दूसरी क्या थी, डेल यू बाई डेल वाई, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, तो बट ये भी नहीं आ रहा इक्वल. तो क्या लिखोगे, सी आर इक्वेशंस are not, have not been satisfying, are not true for this given f of z. Therefore f of z is not an analytic function. एक एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ, दिस इज़ योर होमवर्क. फाइंड आउट वेदर एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड इज एनालिटिक और नॉट. ठीक है, ये आप लोगों को करके देखना है. थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो. थैंक यू सो मच.